हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस। आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है टेंस। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस कितने होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। देयर आर 3 टेंसेस। इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसको भूतकाल कहते हैं, और थर्ड है फ्यूचर टेंस जिसको भविष्यत काल कहते हैं। ये 3 टेंस होते हैं और इन 3 टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। इन तीनों टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके 4 पार्ट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट पे है सिंपल टेंस, जिसको हिंदी में सामान्य काल कहते हैं। सेकंड कंटिन्यूअस टेंस मीन्स अपूर्ण काल। थर्ड है परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण काल। फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स पूर्ण निरंतर काल। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, पहले हम पहचान जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि ऐसे इन वाक्यों में के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे ता है, ती है, ते है आते हैं। तो जैसे मैं जाता हूँ, वे पढ़ते हैं, आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, वह नहीं पढ़ता है। तो ये सब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हैं। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है, क्योंकि सबके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं यही शब्द आए हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य जो हम सिंपली बोलते हैं, जैसे जिसमें कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं होता है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं होता। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आप क्रिकेट खेलते हो, वे विद्यालय जाते हैं, सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये जो सेंटेंस है, इन सब जो मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दिया, इन एग्जाम्पल में क्या था कि सबके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं यही शब्द आए हैं। तो ऐसे हम पहचान लेते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है, वो किस टेंस से है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। जब इनके वाक्यों को हम ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, तो इनमें क्या पैटर्न हमें फॉलो करना होगा, इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी संरचना कैसे होगी, वो यहाँ पर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर में पहले सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यस या यस। यस या यस का मतलब होता है यस या यस लगता है वर्ब में। कब लगता है? विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर ओनली। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा और वो भी सिंगुलर होगा, तब एस या यस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सबसे ऑब्जेक्ट लगेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ओनली, तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज रेज्ड हियर कि थर्ड पर्सन क्या होता है। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। पर्सन, दे आर 3 पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। सिर्फ आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में ओनली यू, सेकंड पर्सन में यू आता है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, एनी सिंगल नेम एटसेट्रा, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं।
इनका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं के आधार पे आप आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो फिर से एक बार आप लोग इस पर ध्यान दे दें कि दे आर 3 पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, यानी मैं और हम। सेकंड पर्सन में यू, अर्थात आप या तुम। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम एटसेट्रा। तो ये सब जो हैं ये हमारे 3 पर्सन हो गए इंग्लिश ग्रामर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आगे चलते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है ही, सी, इट, सिंगल नेम। जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर यहाँ बताया था कि थर्ड पर्सन का ही, सी, इट, एनी सिंगल नेम एटसेट्रा, ये थर्ड पर्सन में आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, सी, इट, सिंगल नेम, और बाकी सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। मीन्स सिर्फ इनके साथ, थर्ड पर्सन के साथ हमें वर्ब में यस या यस लगानी पड़ती है। कौन से वर्ब? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगानी होता है, बाकी किसी के साथ नहीं। यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनका एग्जाम्पल कैसे है। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं बाज़ार जाता हूँ। मैं बाज़ार जाता हूँ, तो पहले एक बार हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर पे नज़र डालेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में जो वर्क करता है, जो काम करता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो मैं बाज़ार जाता हूँ, यहाँ कौन बाज़ार जाता है? जाने का काम कौन करता है? मैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं हो गया, तो मैं का आई। उसके बाद दिया है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यस या यस। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ना है, लेकिन कब जोड़ना है? यहाँ का रूल अभी अपने पढ़ा है कि विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर ओनली, थर्ड पर्सन के साथ, वो भी जब सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ थर्ड पर्सन में क्या है? ही, सी, इट, एनी सिंगल नेम एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं, सब्जेक्ट मैं है, तो ये सब्जेक्ट मैं है, और मैं कौन सा पर्सन है? मैं कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, आई वी, यानी आई, मैं फर्स्ट पर्सन। तो आई या तो वर्ड में यस या यस नहीं लगेगा। आई गो टू मार्केट, गो हो गया हमारा वर्ब, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो हो गया। बाज़ार जाता हूँ, कोई भी अगर हम जब डायरेक्शन की बात करते हैं कि यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्शन के लिए प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो गया आई गो टू, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ जाता हूँ? बाज़ार जाता हूँ, मार्केट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया आई गो टू मार्केट, मीन्स मैं बाज़ार जाता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आप क्रिकेट खेलते हो। सेकंड एग्जांपल है आप क्रिकेट खेलते हो। तो इसका भी आप स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया है। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यस या यस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर ओनली प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ देखिए भाई, यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी होता है, इसका सभी ध्यान देंगे। अब चलते हैं सेकंड क्या था? आप क्रिकेट खेलते हो। यू हमने पढ़ा भी कि यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, उसके बाद वर्ब खेलना, प्ले, बाकी बच्चा क्या? क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट खेलते हो, इसमें यस या यस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यस या यस किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और यहाँ पे क्या है? यू है, और यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। इसलिए हमारे वर्ब
यानी प्ले में यस या यस कुछ भी नहीं लगेगा। आप क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य, अब सूर्य क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए सूर्य के लिए द सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या यस लगता है, इसलिए यहाँ पर राइजेज हो गया है। तो पहले सब्जेक्ट द सन, उसके बाद वर्ब में यस या यस, राइज से राइजेज हो गया। कहाँ उगता है, ऑब्जेक्ट पूर्व में, इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं तो आते ही हैं। साथ में इसमें सार्वभौमिक सत्य जो होते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, आचार्य हमें पढ़ाते हैं। तो ये सब सार्वभौमिक सत्य है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसमें भी हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज। डू या डज, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाते हैं, और सिंगुलर है तो डज लगाते हैं। उसके बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि नेगेटिव वाक्यों में भी जो नेगेटिव वाक्य हैं, सिंपल नेगेटिव हैं। एक तो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप लगाते हैं। नोट, हम नोट पे ध्यान देंगे। नोट क्या कहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ही से इट सिंगल नेम, जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि ही से इट सिंगल नेम के साथ डज नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और बाकी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और डू नॉट के बाद भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ तो डू लगता है। डू के बाद नॉट, आई डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, जाना, गो टू। अभी जैसे हमने बताया कि कोई भी अगर डायरेक्शन है, दिशा निर्देशन देना है कि वहाँ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आई, डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो टू प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, गो टू मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया मैं बाजार नहीं जाता हूँ का, आई डू नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट, वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है तो ही वह स्कूल नहीं जाता है, वह के लिए ही सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब देखते हैं यहाँ ही क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। ही डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो टू, ऑब्जेक्ट स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। नेक्स्ट, सूर्य पूर्व में नहीं उगता है। सूर्य थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी डज नॉट, सब्जेक्ट द सन, फिर डज नॉट, उगता है, उगना, राइज में उगना, कहाँ नहीं उगता है, पूर्व में, इन द ईस्ट, ऑब्जेक्ट इन द ईस्ट। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में नहीं उगता है। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले डू या डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। इसमें नोट देख लेते हैं। इसका नोट क्या कहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ही से इट सिंगल नेम के साथ डज, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और बाकी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। डू के बाद भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर समझाया था। तो क्या मैं बाजार जाता हूँ, पहले सेंटेंस पे चलते हैं।
तो जैसा कि स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले डू या डज में से कोई एक लगाएंगे। तो डू या डज में किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं क्या है? मैं फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम डू लगाते हैं। तो सबसे पहले डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैं, आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बाजार जाना, जाता हूँ, गो टू, लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं बाजार जाता हूँ? डू आई गो टू मार्केट। नेक्स्ट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? फिर स्ट्रक्चर वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले डू या डज, किसके अकॉर्डिंग डू डज लगाते हैं स्टूडेंट? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम डू या डज का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू, सेकेंड पर्सन के साथ भी हम डू का ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब खेलना, खेलते हो, प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, क्या वह स्कूल जाता है? फिर देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें क्या है। सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है? सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग हम डू या डज का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज। तो सबसे पहले डज हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ही, आफ्टर डैट वर्ब जाना, गो टू, लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? स्कूल और एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द तो आते ही हैं, साथ में नकारात्मक शब्द भी आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हाँ स्टूडेंट्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है, चाहे ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ध्यान रखना। फर्स्ट एग्जांपल, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ? इसको ट्रांसलेट जब करेंगे तो पहले स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं डू या डज। तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? मैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हम डू यूज करते हैं। तो सबसे पहले डू, सब्जेक्ट मैं, आई, आफ्टर दैट नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? जाता हूँ, गो टू, लास्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट बाजार, मार्केट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ? तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? डू या डज में से एक, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलती हो? इसमें भी वही स्टूडेंट फॉर्मूला फॉलो करेंगे, वही स्ट्रक्चर पे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम क्या है? सेकंड पर्सन के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? डू यूज करते हैं, इसलिए डू, यू, आफ्टर दैट नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? खेलना, प्ले, ऑब्जेक्ट क्या नहीं खेलते? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, एंड ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, क्या राजेश दिल्ली में नहीं रहता है? इसमें स्टूडेंट देखेंगे, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम डू या डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? राजेश क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे हम? डज। तो डज, सब्जेक्ट राजेश, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? रहने के लिए लिव, ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं रहता? दिल्ली में, ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली में, इन दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, डज राजेश नॉट लिव इन दिल्ली, क्या राजेश दिल्ली में नहीं रहता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये चारों
स्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, क्योंकि मैं एकदम आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसको तुरंत आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा डिमांड आती है जिस चीज़ में, तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा।